तो यार पिछले वीडियो के अंदर हमने ऊपर वाले 2 सवालों का जवाब ऑलरेडी ढूंढ लिया था। हमने पता कर लिया था कि डायमेंशंस होती क्या है और हमने पता कर लिया था कि डायमेंशंस के साथ खेलने के जो रूल्स हैं वो क्या है। अब अपन क्या करेंगे, मैदान में उतरेंगे और असली में चौके छक्के लगाएंगे। लेकिन ये काम मैं करूँगा एक स्टोरी को सुनाते हुए। बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, और उन साइंटिस्ट का नाम तो खैर हमें नहीं पता, अभी के लिए हम उनको डिनोट कर देते हैं कैपिटल एस से। और ये साइंटिस्ट जो थे ये अपनी पूरी ज़िंदगी भर एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने में लगे रहे और फाइनली इनका जो मृत्यु का क्षण है वो आ गया, यानी कि ये अपनी मृत्यु शैया पर पहुंच गए, डेथ बेड पर पहुंच गए, राइट। अब मृत्यु शैया पर जब पहुंचे ना, तब इनका बल्ब चमका, तब इनको पता चला कि यार एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन तब तक ये मरने के इतने करीब आ चुके थे कि इनकी ज़बान जो है वो लड़खड़ाने लग गई थी। बट फिर भी इन्होंने हिम्मत करी और अपने एक चेले को बुलाया, ठीक है, और वो जो चेला था उसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल सी से। उस चेले को बुलाया और फाइनली उस चेले को कहा कि यार एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का जो रिलेशन है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ये तीनों क्वांटिटीज़ रिलेटेड है। इतना बोलते बोलते उनकी ज़बान लड़खड़ाने लग गई और वो फाइनली कुछ ऐसा बोल पाए, ई हल्का सा इक्वल ऐसे करके, फिर एम और सी, इतना ही बोल पाए वो। मतलब उनकी ज़बान में इतना दम नहीं था कि वो ढंग से डिस्क्राइब करे कि एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन कैसा होता है। अब ये जो चेला था ना, ये नया भर्ती हुआ था। इसको लगा कि यार फाइनली मेरे गुरुजी मेरे को एक बहुत बड़ा राज बता के जा रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की तपस्या मुझे बता के जा रहे हैं कि एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन कैसा होता है। लेकिन तुरंत इसको याद आता है कि यार मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ और साइंस के अंदर कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। हम किसी साइंटिस्ट की बात को सच नहीं मानते, हम उसको वेरीफाई करते हैं। अब ये अपने गुरुजी की बात को वेरीफाई करना चाहता है, लेकिन इसको फिजिक्स नहीं आती क्योंकि अभी नया भर्ती हुआ है ये तो। लेकिन इसने सुभाष सर का वीडियो देख रखा है जिसमें उन्होंने डायमेंशंस के साथ खेलने के रूल्स बताए थे। उसमें से एक रूल इसके दिमाग में छप गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसने सोचा कि यार इस रूल के द्वारा इस रिलेशन की सच्चाई जो है वो पता करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि सर ने बताया था कि अगर ये रिलेशन करेक्ट है, E इज इक्वल टू एम इंटू सी, अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो इस टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यानी कि m1 L2 T-2, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे जाके देखना चाहिए, क्योंकि मज़ेदार चीज़ें तो वहीं पर करवाई थी अपनों ने। आज तो जस्ट केवल और केवल अपनी कहानी चल रही है। और इधर मास हो गया कैपिटल M और स्पीड ऑफ लाइट इज़ नथिंग बट स्पीड, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L-T-1, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि फाइनली जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा, ये निकल के आएगा m1 L1 T-1। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इन दोनों टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इस टर्म का और इस टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर ये इक्वेशन वैलिड इक्वेशन होती तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या मिलना चाहिए था, सेम मिलना चाहिए था। तो फाइनली चेले को बड़ा दुख हुआ, उसको लगा कि यार गुरुजी ने मुझे जो रिलेशन बताया था वो तो गलत निकला, और जो गलत निकला वो गलत निकला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस के अंदर जब आप चीज़ों को वेरीफाई करते हो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा कई बातें गलत निकल जाती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलत निकल गया। अब यहाँ पर सबसे पहला यूज़ आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर सबसे पहला यूज़ पता चल गया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम किसी वैलिड मैथमेटिकल इक्वेशन की वैलिडिटी का वेरिफिकेशन करने के अंदर यूज़ ले सकते हैं। आपको कोई भी राह चलते कोई रिलेशन बताए फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो आप उसको अगर चेक करना चाहते हो तुरंत, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर यूज़ किया, हमें पता चल गया कि ये रिलेशन गलत है। अब हम यही नहीं छोड़ने वाले, ठीक है।
अब इसको लगा कि यार अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे गुरुजी का जो अधूरा सपना था उसको मैं पूरा करूं, लेकिन मुझे तो फिजिक्स आती नहीं है, मुझे तो केवल और केवल सुभाष सर का बताया हुआ डायमेंशनल एनालिसिस आता है। उसके दम पर मैं किस तरीके से इस रिलेशन को करेक्ट कर सकता हूँ। फिर इसके दिमाग की बत्ती जलती है, इसको लगता है कि यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरी वापस से मदद कर सकता है। तो वो ये कहता है कि ठीक है, एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट ये आपस में रिलेटेड है, बट मास की पावर कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट की पावर कितनी है, ये हमें नहीं पता। तो जो चीज़ नहीं पता उसे हम मान लेते हैं x और इसकी पावर को मान लेते हैं हम y। तो अब हमारा टारगेट है कि अगर हम किसी तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फिर हम एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच का रिलेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं अगेन। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबको पता ही है, अभी अभी हमने यूज़ भी किया था, m1L2 T-2। और इधर वाली टर्म का देखते हैं, मास का मतलब हो गया कैपिटल M, अभी पावर x लगाना बाकी है, और स्पीड ऑफ लाइट का हो गया L1 T-1, अभी पावर y लगाना बाकी है। तो यहाँ पर हो जाएगा m की पावर x, L की पावर y और t की पावर -y। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर ये वैलिड मैथमेटिकल इक्वेशन हो तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि हर लेटर की कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फाइनली तुम्हें पता पड़ जाएगा कि यार x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सिंपली 2। इसको इससे कंपेयर कर लिया, m की पावर को m की पावर से कंपेयर कर लिया, l की पावर को l की पावर से कंपेयर कर लिया, t की पावर को t की पावर से भी कंपेयर कर सकते हो, y की वैल्यू अगेन 2 ही निकल जाएगी। जैसे ही आपको पता चला कि यार x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो आप फाइनली सही रिलेशन पता लगा चुके हो, E = mc², m की पावर 1 और लाइट की स्पीड की पावर 2। तो यहाँ पर आपको सेकंड यूज़ पता चल गया। अगर आपको किसी तरीके से ये बता दिया जाए कि 3 क्वांटिटीज़ आपस में रिलेटेड है, अब उनके बीच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, उनके बीच का जो रिलेशन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। लेकिन ये जो मेथड है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये केवल और केवल ऐसे ही रिलेशंस के लिए वर्क करता है जिसके अंदर बीच में एक इक्वल टू का साइन हो, उसके एक तरफ सिंगल टर्म हो और उसके दूसरी तरफ सिंगल टर्म हो। अगर यहाँ पे सपोज करो प्लस माइनस लगा के कोई और टर्म बैठी हुई होती तो फिर हम इस रिलेशन को कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इनफैक्ट वर्क ही नहीं करता। दूसरा, अगर क्वांटिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी जो आपस में इंटर रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर 3 से ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको 3 अननोन वेरिएबल मिलेंगे, 3 अननोन वेरिएबल, और यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेंगी वो तो 3 ही बनेंगी, ठीक है। तो 3 वेरिएबल तक तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन 3 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो आपके अननोन वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे और इक्वेशंस अभी भी कितनी रह जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रह जाएंगी। तो आप 3 से ज़्यादा वेरिएबल, और मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाते हैं तो हो सकता है वेरिएबल 4 हो जाए, 5 हो जाए, बट एक लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स से ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच का इंटर रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो डायमेंशनल मेथड आपका साथ नहीं दे पाएगा। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, बट यार फिर भी हमारे तो बहुत ही काम में आ सकता है। जैसे सपोज करो आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, और हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसके पीछे भागना मत, है ना, मैं कोई ट्रिक विक नहीं बता रहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसकी आपको हवा भी नहीं लगती, फिर आप उसके ऑप्शन देखते हो और किस्मत से जो क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी पूछी गई है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑप्शंस में से किसी एक ही टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच कर रहा होता है, तो आपको सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी क्वेश्चन सही कर सकते हो, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो मैं कोई ये ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा, मतलब मैं कोई चमत्कार नहीं बता रहा, इसको आपको पकड़ना भी नहीं है। तो हमारे डायमेंशनल मेथड के दम पर हम क्या उखाड़ सकते हैं उसके बारे में हमें इस वीडियो के अंदर पता चल गया। हम कोई भी हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दे तो हम उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें
बता दे कि ये 3 क्वांटिटीज़ है और इनके बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट करो, तो हम आसानी से उन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विथ सम लिमिटेशंस। अच्छा, इसमें एक और लिमिटेशन है। जैसे सपोज करो अभी तो ये फॉर्मूला था E = mc², इसमें कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं है। अगर सपोज करो किसी फॉर्मूला के अंदर न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है तो उस न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता कि एनर्जी, मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा E = mv² तक पहुंच सकते हो डायमेंशनल मेथड से। जो ये हाफ आता है ना, उसके बारे में आप डायमेंशनल मेथड का यूज़ करके नहीं पता लगा पाओगे, फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे और उसके दम पर फिर आप आसानी से पता लगा सकते हो, राइट। तो विथ सम लिमिटेशंस अगर हम चाहें तो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ हम 3 क्वांटिटीज़ के बीच का इंटर रिलेशन फाइंड आउट करने के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, ताकि आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप मेरी कहानी ने आपको थोड़ा बहुत मदद करी होगी इन चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझने में, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा जो चेला था उसने सक्सेसफुली अपने गुरु का जो अधूरा सपना है वो पूरा कर दिया। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी जो अधूरा सपना है वो तुम पूरा करोगे। मतलब कोई तो तुम में से ऐसी तोड़फोड़ मचाएगा ना फिजिक्स में आगे जाके, मुझे फिर मज़ा आएगा। खैर एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि एनर्जी, मोमेंटम और मास ये आपस में रिलेटेड है। एनर्जी, मोमेंटम और मास किसी पार्टिकल का आपस में रिलेटेड है, हमें किसी ने बता दिया और बोला कि बताओ इन तीनों के बीच का रिलेशन कितना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे। हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता मोमेंटम की पावर कितनी है तो हम x मान लेंगे, हमें नहीं पता मास की पावर कितनी है तो हम इसको y मान लेंगे, ठीक है। हमें इवन ये भी नहीं पता कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट कितना है तो हम उसको k मान लेंगे। पूरा ढंग से करते हैं, प्रॉपर एकदम, ठीक है ना। और फिर हम बता देंगे कि हाँ यार ऐसा कुछ रिलेशन इनके बीच में आना चाहिए। अब हमारा टारगेट है कि हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब मैंने बताया था डायमेंशनल मेथड का यूज़ करके आप k की वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो ये आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पर दे दी गई है कि k की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। चलो ठीक है, हमारी एक टेंशन तो ख़त्म कर दी भाई। जो चीज़ हम डायमेंशनल मेथड से नहीं कर सकते ना वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे दी जाएगी, दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं हमारे इस फॉर्मूला के ऊपर। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m1L2T-2, और ये जो टर्म है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास हो गया m, वेलोसिटी का मतलब हो गया L1T-1, तो इसकी पावर x लगाना बाकी है। ऐसे ही मास यानी कि कैपिटल M, इसकी पावर y लगाना बाकी है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, हमने रूल्स के अंदर देखा था, तो हम उसको मिस्टर इंडिया की तरह गायब कर देंगे। अब आते हैं अपन यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो m की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से आ रही है x, यहाँ से आ रही है y, तो m की टोटल पावर हो जाएगी x प्लस y। ऐसे लेंथ की पावर यहाँ से आ रही है x, ऐसे टाइम की पावर यहाँ से आ रही है माइनस x। अगर हमारा रिलेशन वैलिड होगा तो ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूलाज एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 1 के इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 2 के इक्वल हो जानी चाहिए। मैंने इसको इससे कंपेयर कर दिया, इसको इससे कंपेयर कर दिया, इसको इससे कंपेयर करोगे तो भी आपको जो y की वैल्यू है वो मिल जाएगी, यहाँ पर भी मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिला x प्लस वाई, यहाँ से मिला x, यहाँ से मिला माइनस x, ठीक है ना। ये y नहीं है, माइनस x है, करेक्ट कर लो इसको, ठीक है। तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो भी x की वैल्यू 2 आएगी, और इसको इससे कंपेयर करोगे तो भी x की वैल्यू 2 आएगी। अच्छा, x की वैल्यू 2 जैसे ही आई तो हम इसको किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो x की जगह रखा 2, y हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। सक्सेसफुली हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है उसकी शक्ल हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम की पावर x की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि p², मास की पावर y कितना है यहाँ पर -1,
m की पावर -1 यानी कि आप उसको नीचे ले जाओगे तो वो सिंपली बन जाएगा m। भाई ऊपर m की पावर -1 था, उसको नीचे ले जाओ तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। और जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1/2, तो 1 ऊपर है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, /2। तो एनर्जी, मोमेंटम और मास, इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सोचो, हमें फिजिक्स नहीं आती, अभी हमने मैकेनिक्स शुरू भी नहीं करी, हमने तो बस केवल और केवल एक सिंपल सा रूल पढ़ा था, जैसे क्रिकेट के किसी ने हमें रूल्स सिखा दिए हों और हम ताबड़तोड़ जाके मैदान के अंदर चौके छक्के लगा रहे हों, इतना सा काम किया है हमने। आई होप यू एन्जॉयड टुडेज क्लास। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ यार, कोई भी अगर डाउट आपको लगता है। देखो अभी इस चैनल के ऊपर है सब्सक्राइबर कम, इस चैनल को जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं, पूरा वीडियो तो बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो फ़ायदा उठाओ। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो भी पूछोगे ना उसका जवाब आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स को अपन मचा के यूज़ करते हैं ना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।